चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो हमारी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की कक्षा है, इसके अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए ये हमारी अगली क्लास है। शायद मुझे याद नहीं कौन सी नंबर की क्लास है, परंतु जो भी हमने पिछले की हुई थी उसके बाद की क्लास है। हमने पिछली क्लास में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी और मौलिक अधिकारों को समझा था ये क्या है। हमने जाना था मौलिक अधिकार ये क्या है, और इसके बाद हमने इसकी कुछ विशेषताएं देखी थी कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। इसके पश्चात हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित सामान्य बातों पर भी चर्चा कर ली थी, सामान्य बातों पर भी चर्चा की थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमने मौलिक अधिकारों में एक संशोधनीयता को लेकर के जो इसका कंफ्यूजन वाला प्रश्न रहता है कि क्या इनमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इस पर भी चर्चा की हुई थी। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई जो अन्य बातें थी उन पर भी चर्चा की थी। आज जो है हम दोस्तों आर्टिकलों की बात करेंगे। आर्टिकल जो है, जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, मैं 2 आर्टिकल निपटाने का प्रयास करूंगा, तो 12 और 13 हो सकेगा तो 14 पर भी थोड़ी मोड़ी चर्चा हो जाएगी। परंतु दोस्तों समझ में आना चाहिए, मेरा ये प्रयास है, इसलिए समय में लेते हुए क्लास को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। भारतीय राज्य व्यवस्था और पॉलिटी को दोस्तों इस तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि आपने अभी तक जहाँ भी पढ़ा होगा अच्छा है वो भी, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है नया सीखने का पाएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको ये बातें मेरी पसंद आती हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया तरीका पसंद आता है, यदि पसंद आ जाए और आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए उपयोगी है, तो मेहनत को समझते हुए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देन इसके बाद आप चाहें तो कमेंट में यदि हमारी कोई कमी हो, अगर आप कोई सुझाव देना चाहें कि सर इस प्रकार से बात कीजिए, ऐसा सुझाव मतलब ऐसे तरीके से समझाइए, या फिर कोई क्वेश्चन हो, ऐसी बातें हो, तो आप क्या करिए उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या फिर कोई कमी हो हमारी की आवाज़ वगैरह टेक्निकल इशू हो तब भी बताइएगा। हालांकि मुझे भी पता नहीं चल रहा क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ, ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देन इसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत जल्द हम लाइव प्रयास करेंगे और आपके प्रश्नों को साथ में लेते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत, एक स्लाइड लेंगे जो और बात करेंगे आर्टिकल से संबंधित। आज बात करेंगे चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। क्या है आपको एक पेन सही दिखाई दे रहा है, या फिर इसका मैं साइज थोड़ा सा और बड़ा कर, मुझे लगता है ठीक है। मौलिक अब भाई ज्यादा मोटा हो गया ये, वही सही रहेगा। मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा सही है, क्योंकि भाई लैपटॉप है तो छोटा सा स्पेस है थोड़ा कम, तो मैं इसे और छोटा कर लेता हूँ पेन, इतना कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों की दोस्तों बात की थी कि हमने कहाँ से लिए हुए थे, यूएसए से लिए हुए थे। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है यह यहाँ पे क्या किए गए हैं, उल्लेखित किए गए हैं। और भाग 4 के अंतर्गत दोस्तों अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो मौलिक अधिकार सामान्यतः जो शुरू होते हैं वो दोस्तों आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं, लेकिन आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 और 13 को समझे बिना जो है हम मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा कम तरीके से समझ पाएंगे। इन आर्टिकलों की आज 2 आर्टिकल है, खासतौर से 12 है और एक 13 है, इनकी चर्चा करेंगे। चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं, मैं संक्षिप्त बातें ही करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं करूँगा। और इतना डिटेल जरूर होगा कि आप किसी भी तैयारी करते, पटवारी से लेकर आईएएस परीक्षा तक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में उपयोगी होगा। मैं ये रिसर्च पर्पज से नहीं बना रहा हूँ कि आप जो रिसर्च करने के लिए बैठे हो, विशिष्ट उद्देश्यों से नहीं बना रहा हूँ, परीक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए क्लास संचालित की जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों बहुत से आर्टिकल हैं और उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज हमारा आर्टिकल है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद कौन सा है, 12 है। दोस्तों अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हिंट जरूर दीजिएगा कि हाँ मेरे द्वारा किया गया प्रयास ठीक है। आर्टिकल 12 में दोस्तों क्या किया गया है, अगर आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे भी
विस्तार से तो उसमें बार बार ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि राज्य द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा, राज्य द्वारा जो है स्वतंत्रता को नहीं रोका जाएगा, राज्य द्वारा जो है मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भाई राज्य क्या है, तो बता दो क्या बताया गया है। अनुच्छेद 12 में फ्रेंड्स किसकी बात की गई है, अनुच्छेद 12 में जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या किया गया है, राज्य की जो है परिभाषा बताई गई है, राज्य की परिभाषा बताई गई है। क्योंकि बार बार मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए राज्य का क्या है। फ्रेंड्स मैं प्रश्न की बात करूँ, यहाँ से कौन सा प्रश्न बनता है, कैसा प्रश्न बनता है, तो मैं अभी पहले आर्टिकल बता देता हूँ, देन इसके बाद हम प्रश्न की चर्चा करेंगे। आपसे ये पूछ मतलब यहाँ पर जो बताया गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई, तो राज्य क्या है दोस्तों समझिएगा। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में क्या क्या शामिल है ये बताया गया है। देख लेते हैं क्या क्या शामिल अनुच्छेद 12 के अनुसार जो राज्य शब्द में दोस्तों बात की जाए, तो इसमें कई सारी सरकारी निकायों को शामिल किया गया है। इसमें जो शामिल किया गया है संघ सरकार, संघ सरकार, कौमा राज्य सरकार, संघ सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, इसके अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। राइटिंग दोस्तों समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो इतने से वेस्ट नहीं बना सकता, क्योंकि मेरी प्रकृति ही है, कुछ चीज़ें जो है कभी सुधार नहीं होता है, और ये संभवतः मेरे में भी नहीं होगा। काफ़ी प्रयास किया है मैंने, फिर भी इतने से अच्छी नहीं बन रही है। तो संघ सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल किसमें शामिल है, सरकार के अंतर्गत शामिल है। कुछ अन्य चीज़ें भी शामिल हैं, वो भी देख लेते हैं। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। और अगर बात की जाए तो सरकार द्वारा स्थापित अन्य संस्थाएं, अन्य संस्थाएं जो हैं शामिल शामिल। कोई पूछता है आपसे कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। अब मैं दोस्तों आगे चल करके बात करूंगा। अभी आर्टिकल 14 बात करेंगे, 15 बात करेंगे। 15 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य जो है शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं करेगा। तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि राज्य का मतलब क्या है, प्रदेश तो क्या है कि निर्जीव वस्तु है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन कौन चीजें राज्य के अंतर्गत आती हैं। कल के दिन जो है एक कॉलेज क्या करता है कि लोगों से क्या करता है, समानता का भेदभाव करता है, असमानता का भेदभाव करता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आप लोग क्या करते हैं, मौलिक अधिकार के आधार पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ कि राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि राज्य शब्द का आशय क्या है, तो राज्य कहाँ आपसे भेद कर रहा है, वो कॉलेज भेदभाव कर रहा है। तो संविधान में जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये बताया गया है कि राज्य में कौन कौन सी चीजें शामिल है, अर्थात आपके साथ में कौन कौन भेदभाव नहीं करेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? आई होप दोस्तों मैं इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझा पाया, यदि नहीं मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। चलिए देखिए, आप जो है कहाँ पर जाते हैं, मान लीजिए जो है एक शिक्षण संस्थान में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, शिक्षा संस्थान में जाते हैं। मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सभी लोग जो है हम कभी न कभी यहाँ पर गए शिक्षा संस्थानों में जाते हैं। मान लीजिए वो संस्था जो है आपका कोई ग्रेजुएशन का है, 10वीं पास का स्कूल है। क्या है, 10वीं का आपका हाई सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ के जो प्राचार्य हैं, वहाँ के जो प्राचार्य हैं, मान लीजिए ए नाम है वहाँ के प्राचार्य का, और उनके द्वारा आपसे इस प्रकार से भेदभाव कर दिया जाता है क्योंकि आप मजदूर के लड़के हैं और आपके कपड़े जो है फटे हुए हैं। क्या है, आपके कपड़े जो है फटे हुए हैं, मजदूर के लड़के हैं, और उनके द्वारा क्या कर दिया था, भेदभाव कर दिया जाता है।
अर्थात किसके द्वारा भेदभाव किया गया दोस्तों? शिक्षण संस्था के द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ के प्रचारक द्वारा एडमिशन नहीं आपसे किया जाता है, क्योंकि वो आप जो क्या है, गरीब व्यक्ति है, फटे पुराने कपड़े हैं आपके, या फिर आप बहुत गंदे, ठीक है, इस आधार पर भेदभाव मतलब ये होता है। अब आप जो है पढ़े लिखे व्यक्ति है, मौलिक अधिकार पढ़ा हुआ है, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग, विभिन्न आधारों पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी आर्टिकल 15 की चर्चा करेंगे, किन-किन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आपके साथ में क्या कर दिया गया? भेदभाव कर दिया गया। मौलिक अधिकारों की जो है सुरक्षा की गारंटी देता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। आपने जो है पढ़े लिखे थे बहुत अच्छे से, तो आप कहाँ पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जाकर कहा कि सर, माननीय न्यायाधीश जी, आर्टिकल 15 में स्पष्ट लिखा हो कि राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर तो क्या है, हमें 10वीं में पढ़ने नहीं दिया गया, भेदभाव किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई राज्य का क्या आशय है? तो आप आर्टिकल 12 का प्रयोग करते हुए बताएंगे कि सर, राज्य सरकार में जो है, राज्य शब्द में इतनी चीजें शामिल है, संघ सरकार शामिल है, राज्य सरकार शामिल है, संसद शामिल है, राज्य विधानमंडल शामिल है, स्थानीय निकाय शामिल है। स्थानीय निकाय से आशय दोस्तों ये है जो पंचायती राज संस्थान होते हैं, नगरीय निकाय होते हैं। सरकार द्वारा स्थापित अन्य संस्थाएं जो हैं वह भी इसमें शामिल हैं, और सरकारी स्कूल दोस्तों किसके द्वारा स्थापित होता है? सरकार के द्वारा स्थापित होता है। इस प्रकार से यह भी राज्य के अंतर्गत आएगा, और ये भेदभाव नहीं कर सकता है। आई होप दोस्तों इस उदाहरण से आप समझ गए। तो क्या मैं ये बता पाया कि अनुच्छेद 12 में जो है राज्य शब्द का आशय क्या है, और यहाँ पर क्या क्या चीजें शामिल है, ऐसा क्यों किया गया होगा, आप आसानी से समझ गए। अब यहाँ से आपसे प्रश्न क्या बनता है? चलिए उस प्रश्न की भी चर्चा कर देता हूँ। आपके सामने प्रश्न है, अगर समझ में आ गया है दोस्तों जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप जो है इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। मैं प्रश्न लिखता हूँ आपके सामने और आप बताइएगा। आपके सामने प्रश्न है कि निम्न में से राज्य, हाइलाइट कर देता हूं, में से राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं, वह ऐसा क्या है जो राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आप ध्यान से देखिएगा। ए ऑप्शन में आपके पास में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय। बी ऑप्शन में दिया गया है आपसे पंचायत संस्थान, या पंचायती राज संस्थान कह सकते हैं। और आपके सामने सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में जो है आपके सामने है, मान लीजिएगा तहसील कार्यालय, और डी ऑप्शन में आपके पास में दिया गया है जियो लिमिटेड। ये जो है दोस्तों जियो लिमिटेड एक कंपनी है। अब ऑप्शन में बताइएगा कि उपरोक्त में से कौन है जो राज्य के अंतर्गत दोस्तों शामिल नहीं है। ऐसा ही प्रश्न आता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईएएस पीसीएस की परीक्षा देते हैं, आपसे ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। जजेस की परीक्षा देते हैं तो ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, कौन शामिल नहीं है। तो आप आर्टिकल 12 में जो मैंने प्रावधान लिखवाया है, जो समझाया, उसकी बुद्धि का उपयोग कीजिएगा और आपका सही उत्तर निकल करके आएगा। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ में नहीं आया तो मैं अगली क्लास में इसी प्रश्न को बताऊंगा। मेरा प्रश्न दोस्तों हाथ से लिखकर देने का ये प्रयास था, मैं टाइपिंग करके ला सकता ताकि आप आसानी तरीके से जो है आर्टिकल समझ सके, एक आर्टिकल को समझें। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 12 हो गया, इतने से ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। चाहे कोई भी परीक्षा देते हो इसके ऊपर भी प्रश्न नहीं आएगा। हालांकि ऑप्शन बदल सकते हैं, कोई और यहाँ पर कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सरकार द्वारा संस्थान स्थापित है तो क्या होगा, राज्य के अंदर
शामिल होगा। चलिए अगली बात करते हैं, दूसरी स्लाइड लेते हैं और हम अगले आर्टिकल की बात करते हैं। चलिए हमारे पास में दूसरी स्लाइड आ चुकी है और हम देखते हैं, हम दूसरे आर्टिकल की चर्चा करते हैं। दोस्तों अब है हमारे पास में अनुच्छेद, इसकी बात चर्चा करने वाले हैं, 13 की बात करने। तो पहली बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि मूल संविधान में इसने क्या थी, 3 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 3 धाराएं थी। और वर्तमान में कितनी है दोस्तों? हालांकि वर्तमान में जो है इसमें 4 धाराएं। कौन कौन सी है? एक है आपके पास में आर्टिकल 13(1), एक है आपके पास में आर्टिकल 13(2), एक है आपके पास में आर्टिकल 13(3) और एक है आपके पास में आर्टिकल 13(4). ये जो है आपके पास में 4 धाराएं हैं, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो क्या आप इतनी बातें आपको समझ में आई? 4 धाराएं कौन कौन सी हैं और उनमें क्या प्रावधान किए हुए हैं, अब एक एक की चर्चा करते हैं। आप दोस्तों शॉर्ट नोट इसी तरीके से बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें याद भी हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा समझ चुके हैं आप और ऐसा नोट कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बताने मत हिचकिचाइएगा। मैं भी दोस्तों आपके समान एक विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे जो है शुरुआती स्तर पर पढ़ने में समस्याएं क्या होती हैं फील कर सकता हूँ और उनको हालांकि में शामिल करने का भी प्रयास करता हूँ। कई बार जो है दोस्त क्या है, ऐसे मतलब पीडीएफ से पढ़ाया जाता है, हालांकि वो थोड़ा सा पढ़ाने में तो आसान होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ को समझता हूँ कि जब आपके सामने इकट्ठा लिखा हुआ कंटेंट आ जाता है ढेर सारा, तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। तो एक चीज़ें मैं लिख करके बता रहा हूँ। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 13 की, 13 के अंतर्गत जो है मूल संविधान में कितनी धाराएं थी? 3 धाराएं थी। वर्तमान में कितनी? 4 धाराएं हैं। 13(1) क्या बात करता है? ये दोस्तों बात करता है, मैं चाहे तो एक पेज ले सकता हूँ, लेकिन आप पहले एक बार ऐसे लिख लीजिएगा तो मैं समझा दूंगी चीजें। 13(1) जो बात करता है दोस्तों, वो बात करता है आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संविधान पूर्व विधि। संविधान पूर्व विधि, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें जो बात की गई है दोस्तों, अभी हम एक की ही बात कर लेते हैं, मुझे लगता है ये फिर बता देता हूँ। इसमें बात की गई है पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान पश्चात की विधि। संविधान पश्चात विधि, एक चीज समझाऊंगा भी, चैन से मत कीजिएगा। संविधान पश्चात विधि। और जो आर्टिकल 13 है, 13 में क्या कहा गया? 13(3) में इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया। विधि शब्द की क्या बताई गई? यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। और आर्टिकल जो 13(4) है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या किया गया है? इसमें जो लिखा है वैसे लिख लीजिएगा, इसके बाद मैं प्रत्येक चीज समझाता हूँ, यकीन मानिए आपको समझ में आ रहेगा। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन विधि नहीं है। विधि नहीं है, ऐसा इसमें क्या है दोस्तों लिखा हुआ है।
ठीक, तो ये बातें आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है एक एक आर्टिकल जो है धारा को जो है विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं जो है प्रत्येक एक सेक्शन की बात करते हैं। ये हमारे पास कुछ स्लाइड और ये बार बार लेना पड़ता है, रुक जाओ मैं इसकी डुप्लीकेट बना दूँ तो एक और बना लेना। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, सेक्शन जो आपके पास में अनुच्छेद 13 एक की बात करते हैं और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की गई, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की गई है, जिसका मतलब है संविधान पूर्व विधियां। दोस्तों, इसका आशय यह संविधान में जो है आर्टिकल 13 में कहा यह गया है कि कोई भी संविधान पूर्व की विधि, आप चाहे तो ऐसी भाषा लिख सकते हैं कि कोई भी संविधान पूर्व की विधि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है अथवा कम नहीं कर सकती। दोस्तों, एक्चुअली में बात ये है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शामिल किया गया है कि कोई भी विधि जो है मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है, कम नहीं कर सकती। फिर बात की गई है 13(1) में क्या कहा गया है कि संविधान पूर्व की कोई विधि कम नहीं करेगी। यानी कि इसका आशय है कि संविधान बनने से पूर्व भारत में जितने भी कानून प्रचलित थे, समझिएगा, भारत का जो संविधान है 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान जो है लागू किया गया, संविधान लागू किया गया। तो देश में इसके पहले कुछ तो कानून रहे होंगे जिनके पास में जो है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो पहले जो है कानून यहाँ पर रहे होंगे जिनके अनुसार पर क्या है, शासन चलाते रहे होंगे, अंग्रेज चलाते रहे होंगे। और इसके बाद जो है संविधान लागू होने के बाद भी जो है कुछ कानून बनाए गए होंगे, जैसे कि कई अधिनियम बनाए गए थे, सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया था, SC/ST एक्ट बनाया गया था, महिला सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, IT एक्ट बनाया गया था। तो ये क्या है, बाद की विधियां हैं, ये क्या है, पहले की विधियां हैं। तो कहा गया है कि संविधान के लागू होने के पूर्व की विधियां क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यदि संविधान पूर्व विधियां हैं, तो ऐसी कोई भी संविधान लागू होने के पूर्व की विधि मौलिक अधिकारों को अल्प नहीं कर सकती है, कम नहीं कर सकती है। तो किसमें कहा गया है, आर्टिकल 13(1) में कहा गया है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर वो क्या करती है, मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि संविधान पूर्व की ऐसी कोई विधि जो क्या करती है, मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को क्या करती है, मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ये कहता है दोस्तों आर्टिकल 13(1) कहता है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? एक्चुअली में दोस्तों क्या कहा गया है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कमी नहीं होगी, यानी कि उनको क्या है, कमी नहीं किया जा सकता, उनमें अल्प नहीं किया जा सकता है। कोई भी विधि हो, इनमें जो है कोई भी विधि हो, वह जो है मौलिक अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है, चाहे वो संविधान पूर्व की विधि हो, चाहे संविधान लागू होने के पश्चात की विधि हो, या फिर कोई आगामी आने वाला कानून। अगर ऐसा कोई विधि है जो क्या कर रही है, उसको कम कर रही है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो क्या मेरी बातें समझ में आई? आई होप ऐसा समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं अगली, और अगली बात में देखते हैं दोस्तों कि जो आर्टिकल 13(2) है और इसमें क्या बात की गई है, संविधान पश्चात की विधियां, संविधान पश्चात विधियां, संविधान पश्चात विधियां
और फ्रेंड्स इसका मतलब है संविधान लागू होने के बाद की विधियां, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह सकते हैं। पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसे कहा जा सकता है। संविधान लागू होने के पश्चात की विधियां, जैसा कि मैंने चित्र बनाया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1950 में क्या हो जाएगा, संविधान लागू हो जाएगा। यहाँ पर जो बड़ी विधियां बनी वो संविधान पश्चात की विधियां हैं, और यहाँ पर जो विधियां बनी वो क्या है, संविधान पूर्व की विधियां हैं। तो इसमें कहा गया है संविधान पश्चात की कोई भी विधि मौलिक अधिकार को क्या कर सकती है, कम नहीं कर सकती है। अगर वह कम करेगी तो क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। उदाहरण दे दूं दोस्तों, उदाहरण अगर आप इसे समझना चाहते हैं, भाई मुझे समझ तो याद नहीं, लेकिन कोई एक वाद है, आई थिंक जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ, श्रेया सिंघल का वाद है दोस्तों। कौन सा वाद है, श्रेया सिंघल का वाद। श्रेया सिंघल नाम से क्या था, केस था, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। और श्रेया सिंघल ने क्या किया था, जो हमारा आईटी एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 है, आईटी एक्ट 2000 है, इसकी धारा 66 को लेकर के क्या किया था, चैलेंज किया था 66 ए को लेकर के, क्योंकि ये धारा 66 ए 2000 की है, अधिनियम की है, तो संविधान पश्चात की विधि है, ये मौलिक अधिकारों से क्या हो रही थी, टकरा रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस धारा को समाप्त कर दिया। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी कानून, किसी भी नियम, किसी भी अधिनियम जो संविधान के पश्चात का पूर्व का है, अगर वो मौलिक अधिकारों में कमी कर रहा है तो क्या कर देगी, उसे रोक देगी, समाप्त कर देगी। तो दोस्तों ये था आर्टिकल आपका 13(2) का। अगली बात करें, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13(3) की। दोस्तों मैं आर्टिकल 13(3) पहले भी समझा चुका हूँ, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 13(3) जो है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से करूँगा, चिंता मत कीजिए। तो आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, 13(3) के अंतर्गत लिखा हुआ है, इसमें विधि को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, विधि को परिभाषित किया गया है। मैं थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। मौलिक अधिकारों में लिखा गया है, समझिएगा, कि कोई भी विधि, कोई भी विधि मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को अल्प नहीं कर सकती, यानी कि कम नहीं कर सकती, अल्प नहीं करेगी। ऐसा क्या लिखा हुआ है, आपके मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है। तो फिर एक बार की बात है कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति पहुंच गए कि भाई यहाँ विधि शब्द का क्या आशय है। संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, तो संविधान सभा ने कहा कि भाई सही बात करती, कल के दिन इसी में लड़ाई होती रहेगी, विधि का मतलब क्या है। तो उन्होंने जो है विधि शब्द को बता दिया कि क्या क्या जो है विधि होगी। क्या क्या बताया, आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, और बताया कि विधि शब्द में जो है कौन कौन सी चीजें शामिल है। ध्यान से सुनिएगा, तो कौन कौन सी विधि शब्द में शामिल है। इसमें दोस्तों जो संसद होती है, संसद केंद्रीय स्तर पर क्या है, विधायिका है, और जो राज्य स्तर पर विधायिका होती है, राज्य विधानमंडल। क्या होता है, राज्य विधानमंडल होता है। तो संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया, क्या संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, एक करके लिखता हूँ, नंबर 1 कानून, नंबर 2 नियम, नंबर 3 अधिसूचना, अधिसूचना, कानून, नियम, अधिसूचना, और नंबर 4 है आपके सामने, नंबर 4 अधिसूचना, परिपत्र, परिपत्र, और 5वां है आदेश, आदेश, 6वां है अध्यादेश,
अध्यादेश 7वां है आपका, क्या क्या हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, जो है कानून, अधिसूचना, परिपत्र, आदेश, नियम, अध्यादेश, प्रथाएं, विनियम, एक विनियम भूल रहा हूँ अभी, विनियम और प्रथाएं, ये सभी क्या है दोस्तों, कानून है। अगर संसद या राज्य का विधानमंडल कोई भी कानून बनाता है, कोई भी नियम बनाता है, कोई अधिसूचना जारी करता है, कोई परिपत्र जारी करता है, कोई आदेश जारी करता है, कोई अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई विनियम जारी करता है, ये सभी की सभी फ्रेंड्स क्या है, ये सभी की सभी आपकी क्या है दोस्तों, विधि है। ये सभी की सभी क्या है, विधि है। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है दोस्तों यहाँ से। एक तो प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 13(3) के तहत कौन विधि शब्द में शामिल नहीं है, तो ये चीजें क्या है, विधि शब्द में शामिल है। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं ये सभी क्या है, विधि है। बहुत धीरे धीरे बार बार वही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि जो दोस्तों दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए। इन्हीं के आधार पर क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोई भी विधि मौलिक अधिकारों को अल्प नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, संविधान संशोधन करवाया, और संविधान संशोधन करवाने के पश्चात में मौलिक अधिकारों को कम करने लगी। उन्होंने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए, जैसे कि प्रीविपर्स को समाप्त किया, बैंकों का क्या किया दोस्तों, राष्ट्रीयकरण किया, केशवानंद जी की जो है जमीन ले ली। ऐसे जो कई कार्य किए गए इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्र हित में कार्य किए गए और कई संशोधन किए गए, और संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, अल्प किया गया, तो मौलिक अधिकार कम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी विधि जो है मौलिक अधिकारों को संशोधन या कम नहीं कर सकती है। आप कैसे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा, मान्यवर शायद मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ, और अनुच्छेद 13(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी विधि जो है मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती है, लेकिन वहां पर बताया गया है कि विधि क्या है, उसमें बताया गया है कानून विधि है, नियम विधि है, अधिसूचना विधि है, परिपत्र विधि है, आदेश विधि है, विनियम विधि है, प्रथाएं विधि है। और हमने क्या किया है, हमने संविधान संशोधन किया है, और संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 13 के तहत जो है कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधि है। क्या दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आया है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। काफी कठिन कॉन्सेप्ट है, समानता है, समझने में नहीं आता है, तो अगर आ गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इसमें समझने में काफी टाइम लगा, तो मैं 2-3 बार क्वालिटी पढ़ी तब मुझे समझ में आया। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था कि यहाँ पर कहीं भी जो 8 चीजें लिखी हुई है, इन 8 चीजों में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि संविधान संशोधन की विधि है, अर्थात संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी विधि मौलिक अधिकारों को शामिल जो है कम नहीं कर सकती है, संविधान संशोधन तो विधि नहीं है, क्योंकि विधि शब्द की परिभाषा बताई गई है, परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं। और इंदिरा गांधी ने क्या किया, संविधान संशोधन किया, 24वां संविधान संशोधन किया, और इसके बाद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन किया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आगे चलकर क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। इस प्रकार से दोस्तों क्या था, ये आपका आर्टिकल 13(3) था। और इसी बात को चर्चा समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 13(4) नामक एक धारा जुड़वाई, और किस संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसी को कहते हैं संविधान संशोधन। 1978 में यह धारा जुड़वाई, और इसमें क्या प्रावधान करवाया, इसमें प्रावधान करवाया कि संविधान संशोधन जो है विधि नहीं है। संविधान संशोधन दोस्तों विधि नहीं, अर्थात विधि शब्द की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है। कहने का से ये हुआ उनके कि संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को छीना अथवा कम किया जा सकता। फिर आगे चल करके 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट में जो क्या हुआ भाई, वो एक केशवानंद का मामला गया, और उन्होंने फिर क्या मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, और फिर कह दिया कि हाँ संसद जो संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की मौलिकता को परिवर्तित नहीं कर सकती। कभी मूल ढांचे पर चर्चा करेंगे। ये क्या था दोस्तों आपका आर्टिकल 13(4). तो मैंने क्या की, फिर से 4 आर्टिकलों पर चर्चा की अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 1, 2, 3, ये हमारे क्या है 4 आर्टिकल हैं। इसमें
13(1) धारा की बात की, 13(2) की बात की, 13(3) की बात की और 13(4) की बात की। आपको वाइज थिंक ये चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाएंगी। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, संविधान पूर्व विधियों की बात की गई है, संविधान पूर्व विधियों की बात, और इसमें क्या की गई है, संविधान पश्चात विधियों की बात की गई है, संविधान पश्चात विधियों की बात की गई है। इसमें जो है विधि की परिभाषा बताई गई है कि विधि शब्द की परिभाषा क्या है, और इसमें क्या किया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन विधि नहीं है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और ये जो है आपका जो धारा 4 है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जुड़ी। ये क्या था दोस्तों, हमारा आर्टिकल 13 का सारांश था। इतनी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, परंतु जो है चीज़ों को फैला करके पहले बताया जाता है। ये थोड़ा सा मैंने क्या किया, शॉर्ट नोट टाइप का, ऐसे ही आपको याद करना है, डिटेल में जो है आपको समझना है। एक बार और वीडियो देखिए कि समझ में आए, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों थोड़ी सी अगर और मैं कुछ बातें करूँ, और वो बातें क्या हैं, एक आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न यहाँ से दोस्तों सीधा सा आता है। एक प्रश्न ये आता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से 13(4) जोड़ी गई थी, किसमें संविधान पूर्व विधियों को उल्लेख किया गया है, किसमें संविधान पश्चात विधियों को उल्लेख किया गया है, विधि शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो विधि शब्द में कौन कौन सी बातें शामिल है, तो 8 की 8 बातें आपको जो है बताई। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अभी मैं जब प्रश्न करवाऊंगा क्वालिटी पूरी होने के बाद, तो ऐसे ही प्रश्न उठेंगे आपसे, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न बनेंगे। एक दोस्तों सिद्धांत में बता देता हूँ, मौलिक अधिकारों पर ये सिद्धांत लागू होते हैं। एक है आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत पहला हो जाएगा। और दूसरा है आपके सामने पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। और तीसरा है परित्याग का सिद्धांत या त्याग का सिद्धांत इसे कहते हैं, परित्याग का सिद्धांत। समझिएगा ये क्या है, मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संविधान पूर्व की विधियां, संविधान पश्चात की विधियां। अब जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था क्या, कि जो आईटी एक्ट था हमारा, आईटी एक्ट 2000 था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसकी धारा जो है 66(a) को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो ये क्या है दोस्तों, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि मौलिक अधिकारों को से जो भी विधि टकरा रही होगी, उस संपूर्ण विधि को समाप्त न करके केवल उसके पृथक कर दिया जाएगा, उस भाग को पृथक कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों से टकरा रही है। यहाँ पर धारा कौन सी टकरा रही थी, धारा 16 टकरा रही थी, 66 टकरा रही थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, धारा 66 के ए भाग को अलग कर दिया, बाकी पूरा का पूरा कानून वही है। तो इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई हैं? आई होप दोस्तों मेरी बातें जो है आपकी समझ में आ गई होगी, पृथक्करणिता का सिद्धांत समझ में आ गई होगा। कहने का अर्थ ये है कि संविधान का जो भाग, जो हिस्सा मौलिक अधिकारों से टकरा रहा है, उस हिस्से को ही क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ना कि पूरे कानून को समाप्त किया जाएगा। उदाहरण दिया मैंने आईटी एक्ट 2000, जिस प्रकार से धारा 66 को हटाया गया था, अन्यथा पूरे भाग को भी हटा दिया जाता, लेकिन नहीं हटाया गया। क्यों? क्योंकि पृथक्करण का सिद्धांत लागू। दूसरा भाग है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत है, मान लीजिए कि जैसे जी आपकी कोई कानून है, मान लीजिए कोई भी कानून है, जैसे ए नाम का ये कोई कानून है, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ए नाम का कोई कानून है और ये क्या कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, मतलब टकरा रहा है उससे। और बाकी जो है
फंडामेंटल राइट के अलावा हिंदुस्तान में जितने भी कानून हैं किसी के लिए परेशान नहीं करता, सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये किससे टकरा रहा है? सिर्फ मौलिक अधिकारों के आड़े आ रहा है। इसलिए मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसके ऊपर छा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मौलिक अधिकार के आगे यह विधि क्या हो जाएगी दोस्तों? शून्य हो जाएगी। मौलिक अधिकार से जब ये टकराने की बात आएगी तो उस समय पर इस विधि को शून्य समझा जाएगा, अर्थात ऊपर कौन छा जाएगा? ऊपर छा जाएगा मौलिक अधिकार छा जाएगा। बाकी शेष परिस्थितियों में ये कानून जो है पूर्णतः शुद्ध रहेगा, सही रहेगा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। आच्छादन का मतलब छा जाना, ऊपर से छा जाना। किसके ऊपर छा जाना? जो मौलिक अधिकारों से क्या कर रही है? टकरा रही है, तो उसके ऊपर जो है मौलिक अधिकार जो है क्या हो जाएंगे? प्रभावी हो जाएंगे। वो विधि क्या हो जाएगी? उस स्थिति में शून्य हो जाएगी। बाकी मौलिक अधिकारों से अगर अलग करके इसे देखा जाएगा तो सभी कानून इसके क्या होंगे? लागू होंगे। वह जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये बात भी समझ में आई दोस्तों? आई होप समझ में आया। अगर अगली बात की जाए तो अगला है फ्रेंड्स हमारे पास में पृथक्करण का सिद्धांत भी हो गया। अच्छा, परित्याग का सिद्धांत। परित्याग का सिद्धांत दोस्तों यह कहता है कि मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं? जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका जो है त्याग नहीं कर सकते। कोई भी नागरिक जो है इनका त्याग नहीं कर सकता। वो चाहे कि मौलिक अधिकार का त्याग कर, जैसे कि कई बार इसमें जो है केस भी गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो क्या कर रहा था? मौलिक अधिकारों का त्याग कर रहा था, आत्महत्या कर रहा था, तो उसने कहा था कि मौलिक अधिकारों पर त्याग का सिद्धांत लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इनको जो है छोड़ा या अल्प त्याग नहीं सकते हैं, इनको सिर्फ ये जीने की अधिकार देते हैं, मरने का अधिकार नहीं देते। तो उस पर रोक लगा दी थी मृत्यु पर। तो त्याग नहीं किया जा सकता। ये भी क्या है? परित्याग का सिद्धांत। तो ये दोस्तों क्या हुए? हमारा आर्टिकल 12 और आर्टिकल हमने 13 पर चर्चा की। एक जो थोड़ा सा फैक्ट और हम समझ लेते हैं, शायद आपसे कभी पूछ ले आपसे शायद पूछ ली गोलकनाथवाद क्या था। हाल इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद ये कुछ पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। गोलकनाथवाद कब का है? 1967 का है। और इसमें क्या कहा था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान संशोधन और जो विधि है, संविधान संशोधन और विधि में कोई अंतर नहीं है। ये आर्टिकल 13 को ही आधार बनाया गया था, जो कि इंदिरा गांधी के समय पर क्या कहा गया था कि जो विधि शब्द की परिभाषा दी गई है उसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? डिसीजन दिया और कहा कि संविधान संशोधन और विधि का एक ही आशय है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हालांकि दोस्तों इसके पहले जो वाद हुए थे, एक केस हुआ था जो 1965 का हुआ था, जिसका नाम था सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह वाद। और इसमें क्या कहा था कि संविधान संशोधन और क्या है जो विधि है वो दोनों अलग अलग है, इसलिए संसद क्या कर सकती है? इसमें संविधान संशोधन कर सकती है। और इसके पहले जो हुआ था, इसके पहले जो 1951 का केस था, जो क्या नाम था भाई? शंकरी प्रसाद का केस था, शंकरी प्रसादवाद था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इस दोनों केसों में क्या कहा था कि विधि और जो संविधान संशोधन है, जो क्या है? संविधान संशोधन है, दोनों अलग हैं। इसलिए संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, क्योंकि वो विधि नहीं है। आगे चल करके 1967 में क्या कर दी? इसी बात को कह दिया कि कोई अंतर नहीं है, इसलिए जो है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इसी के बाद जो है इंदिरा गांधी द्वारा दोस्तों क्या करवाया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा जो है 24वां संविधान संशोधन करवाया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में करवाया गया और इसके माध्यम से क्या कह दिया कि संविधान संशोधन विधि शब्द में जो है परिभाषा दी गई वहां पर शामिल नहीं है, इसलिए जो है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 1973 में दोस्तों केशवानंद वाद आया और केशवानंद वाद में क्या कह दिया? केशवानंद वाद में कह दिया कि जो है संसद सभी भागों में संशोधन कर सकती है, बस मूल अधिकार के जो मूल ढांचा है संविधान को उसमें संशोधन
नहीं कर सकती। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिए कि बार बार ये प्रयोग में आता है, चाहे कहीं पर भी मूल ढांचे में यही बातें की जाती हैं। अगली बात करते हैं, और वो जो थोड़ी सी एक बात है, जो एक प्रश्न और आपसे बन सकता है, कहीं तो कहीं बता देता हूँ, यहाँ पर बता दूँ क्या? चलिए इतने में बात कर लेते हैं कि वे अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये वे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। शेष जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, वो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है कि केवल कौन से अधिकार हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अथवा कौन से अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, नहीं। तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, बाकी जो सभी को प्राप्त है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या किया, आर्टिकल 12 और 13 पर चर्चा की। कल जो है हमारा जो है समानता का अधिकार पर चर्चा करेंगे, और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो है अधिकार उसमें शामिल हैं, कौन कौन चर्चा है, क्या प्रश्न बनते हैं। संभवतः मैं कल आर्टिकल 14 बस की चर्चा करूंगा, जिसमें मेरी व्यापक चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी दोस्तों। अद्वितीय तरीके से आपको सामने जो है पॉलिटी प्रस्तुत करूंगा। बस चलिए और क्लास का अंत करते हैं। फ्रेंड्स यदि अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें। चलिए धन्यवाद।